नमस्ते। आज हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट कि सोशल फॉरेस्ट्री का जो योगदान है वो एनवायरनमेंट में किस प्रकार से है। जैसे हम जानते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री का एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाए रखने और सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ सीधा रिलेशन है। इकोलॉजिकल जो सिस्टम्स होता है या सोशल फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट के बीच में इतना एक प्रगाढ़ संबंध होता है कि इन सबका प्राय एक समान अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री की कई रचनात्मक प्रभाव भी सामने आते हैं, जैसे कि वाटर बैलेंस में सुधार, सॉइल की जो फिजिकल सोर्स है उसका एक संपदा है उसमें सुधार, और उसकी जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसमें ग्रोथ होती है, बढ़ती है। ह्यूमिडिटी को धारण करने की शक्ति में सुधार, और जो सरफेस के वाटर के भाव में कमी, और जो वाटर पॉन्ड होते हैं वो रिवर्स या स्ट्रीम्स आदि के अवसादन के उपाय हैं। सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम है उसका पर्यावरण से जो रिलेशन वो विभिन्न जो इसके फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि विभिन्न जो हैबिटेट होती हैं उन स्थानों में के समीप जो विघटित वनों की सुरक्षा हेतु प्लांटेशन करना चाहिए। बेकार पड़ी हुई जो गवर्नमेंट लैंड है या जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं उस पर ऐसे कास्ट प्रदान करने वाले जो प्लांट हैं उनको वहाँ पर लगाना चाहिए। जो अपने फार्म होते हैं उनके किनारों पर जो कृषिगत फसलों के साथ साथ प्लांटेशन करना चाहिए। अर्बन और जो इंडस्ट्रियल्स यूनिट्स हैं उनमें प्लांटेशन होना चाहिए, क्योंकि शहरों में या जहाँ अपन उद्योग की स्थापना करते हैं वहाँ पर इन चीज़ों की कमी होती है, तो वहाँ पर प्लांटेशन अवश्य होना चाहिए। और अपना जो वास स्थान यानी अपना जहाँ अपन रहते हैं या मैदान के चारों तरफ प्लांटेशन और जो चरागाह होते हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्लांटेशन होना चाहिए। जो झाड़ियाँ हैं तथा वृक्षों को लगाकर जो सॉइल इरोजन होता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कम्युनिटी लैंड होती है या जो अपनी बेकार पड़ी जो गवर्नमेंट की लैंड होती है उस पर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन या उनका निर्माण करना चाहिए। खेत के भीतर जो विकीर्ण वृक्षारोपण है या विशेषकर निर्जल और अर्धनिर्जल क्षेत्र में वहाँ पर प्लांटेशन होना चाहिए। जहाँ पर पेड़ पौधों से लगातार जल और वायु के जो क्षरण होता है उस पर कंट्रोल करना तथा प्लांटेशन की कतारों से सुरक्षा पट्टियों का फॉर्मेशन करना चाहिए कि वहाँ पर सुरक्षा पट्टियाँ लगा देनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर आराम से उनका प्लांटेशन ग्रो कर सकें। एग्रीकल्चर के लिए जो अनयूज्ड जो या साल्टी या कैलकेरियस जो लैंड है उस पर पादप को लगाना चाहिए। यानी बहुत सी जो लैंड ऐसी होती है जो अनयूज होती है, उसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो या तो बहुत ज़्यादा साल्टी होती है, लवणीय होती है, या बहुत सी वो कैलकेरियस होती है, तो उस वजह से उस लैंड में कोई भी जो क्रॉप्स है वो आसानी से नहीं लगती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वहाँ पर भी अपन को इस तरह का प्लांटेशन करना चाहिए जो वहाँ आसानी से उग सके और अपनी ग्रोथ कर सके, और कोई न कोई उस सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियरी हो। जहाँ पर विश्राम और मनोरंजन के लिए लंबी सड़कों तथा गांवों के आसपास गार्डन का विकास करना है, यानी कि जहाँ भी अपन रेस्ट करते हैं या खेल कूदते हैं तो वहाँ सड़क के किनारे या मैदानों में या गांव के आसपास इस तरह की जो अपनी प्लांटेशन करना चाहिए या गार्डन लगानी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो हम फ्रूट्स को यूज़ करते हैं तो फ्रूट्स को यूज़ करने के बाद में उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, उन सीडों को जो बेकार सीड मानते हैं अपन, उन सीडों को सेव करके और जो अडेप्टिव कंडीशन होती है उसमें वहाँ जहाँ भी अपन प्लांटेशन करना चाहते हैं वहाँ पर उनको फेंक देना चाहिए, वहाँ लगा देना चाहिए,
तो वहाँ आसानी से वो ग्रो कर जाएंगे और अपना जो प्रोडक्शन है एक समय आने पर वो देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से भी हम वहाँ पर जो प्लांटेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सोशल फॉरेस्ट्री के उपयुक्त कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो ग्रामवासियों को ईंधन, चारा, रेशा, काष्ठ संबंधी जो मूलभूत जो रिक्वायर हैं वो आसानी से पूर्ति हो जाती हैं। तथा इसी के साथ साथ वहाँ आंधी, तूफान या सॉइल इरोजन और एयर और वाटर पॉल्यूशन जैसी जो इकोलॉजिकल्स जो सुरक्षा हैं वो सुनिश्चित हो सकती हैं। तथा वहाँ की वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए जो नेचुरल्स हैबिटेड हैं वहाँ उनकी उपलब्धि भी हो सकती है। बाढ़ और सूखा को रोकने में जिससे लगभग 34 टू 68 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो उससे इफेक्टेड होती है, और जो सोशल फॉरेस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका उनको रोकने में हो सकती है, उसको यानी फर्टिल करने में हो सकती है, वहाँ पर कुछ न कुछ पैदावार करने में हो सकती है। तो इस तरीके से हम जो सोशल फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट का जो आपसी संबंध है उसको जोड़ सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोशल फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो अवैध कब्ज़ों की समस्या होती है, क्योंकि हमारा जो रूरल है या अर्बन है सभी जगह इस तरह के जो गवर्नमेंट लैंड होती है या कोई चरागाह ज़मीन होती है वहाँ पर अवैध कब्जा हो जाता है। तो हमारे देश के लोगों के पास आवश्यकता से कम क्या है, लैंड है, अतः वे ज़मीन और वन दोनों पर अवैध रूप से कब्जा जमा लेते हैं। तो लोगों को आगे आकर समाज में बढ़ रही इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए कि ये गलत है, ये अलग पर्पज की लैंड है, इसको इस तरह से अपन यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह का वहाँ पर उनमें अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। प्लांट्स की जो अवैध कटाई है वो भी एक मेन रीजन है इसकी प्रॉब्लम्स का। लोग सोचते हैं कि वन सरकारी संपत्ति है, किसी की बपोती नहीं है, उनको पता नहीं है हम सब की बपोती है। अतः वो क्या करते हैं, वे पेड़ों की जो अवैध कटाई में लगे रहते हैं। यह काम अधिकतर जो बैड एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के उनके द्वारा किया जाता है, और प्लांट को अवैध कटाई रोकने में मदद करने उनकी मदद करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। और रोकने में मदद करेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा, और उसमें हम अपना इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर योगदान दे सकते हैं। तो पशु चराई की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है। जहाँ भी इस तरह की लैंड होती है वहाँ पर पशुओं को छोड़ देते हैं। वहाँ पशु जो यानी उनकी जो घास फूस के अलावा वहाँ जो बेनिफिशियरी जो प्लांट होते हैं या छोटे प्लांट होते हैं उनको या तो वो रौंद देंगे या फिर उनको अपना भोजन बना लेंगे। तो वहाँ भी वो जो कल पेट जो बनने वाला है वो आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो पशु चराई ये अत्यधिक जो चराई से न केवल वनों की क्षति पहुंचती है बल्कि इससे जो समूची जो इकोसिस्टम्स है वो सिस्टम्स इफेक्टेड होता है। इससे होने वाली सबसे प्रमुख समस्या है कि वहाँ जो सॉइल इरोजन होता है, यदि लोग इसके प्रति जागरूक रहें तो इसकी बुराई पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। सॉइल इरोजन इस प्रकार से होता है क्योंकि जब वहाँ पर पशु चलते हैं तो उनके खुर के नीचे बहुत सारा जो प्लांटेशंस होते हैं, छोटे प्लांट जो ग्रो कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं और वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। अब आता है फॉरेस्ट फायर, आगजनी की समस्या। तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को सर्वाधिक जो क्षति पहुंचती है वो फायर से होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की जो अपूर्णीय क्षति इससे होती है, और सीमित संसाधन होने के कारण वन विभाग इस समस्या से निपटाने में नाकामयाब रहा है, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं है जिससे कि उनको रोक सके आसानी से। और उन जो इस तरह की जो आग है उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो संसाधनों की रिक्वायर होती है और वो संसाधन हमारे पास नहीं होते हैं। इसी तरह से मिट्टी और जो
जल संरक्षण की समस्या होती है कि जो अपन देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसान हैं वो स्टेप वाली एग्रीकल्चर करते हैं, स्टेप बनाकर वो कल्चर करते हैं, तो उस तरह से वो भूमि का शोषण करते हैं जिससे संसाधनों की भारी क्षति पहुंचती है सीढ़ीदार खेती से। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे कि यह कंट्रोल हो सके। जैसे हम देखते हैं कि जो प्लांटेशन का जो फल है वो कई वर्षों के बाद में मिलता है, और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए जल्दी उगने वाली जो स्पीसीज हैं उनको विकसित की जानी चाहिए। और जो ग्रीन इवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, उसके जरिए भी भारत ने अपनी आबादी के लिए जो फूड स्टफ है उसके क्षेत्र में लगभग अपना आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इसी प्रकार जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। यदि निम्नलिखित उपाय करें तो हम शायद ही उनको काफ़ी हद तक हम जो अपना उद्देश्य है उसको पाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी स्पीसीज के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हो जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा कर सकें, और जो समुचित जो व्यावसायिक क्षमता के साथ संस्थागत विस्तार जो गतिविधियों में आम आदमी से सहयोग की अपील की जाए। अपन देखते हैं कि जो वेस्ट क्वालिटी के विकास क्षेत्र में जो जेनेटिक जो रिसर्च के तहत प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी से बहुत कुछ करना बाकी है। यानी उनका जो रिसर्च है वो उसके जेनेटिक में ऐसा चेंज करे जिससे कि कम लागत, ज़्यादा पैदावार, तुरंत पैदावार, अच्छी क्वालिटी हो। तो इस तरह से उनका जो जीन्स हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि वो अपन कर सकें, या कम पानी की ज़रूरत हो। ईंधन की लकड़ी का उत्पादन, जहाँ अपन को फ्यूल चाहिए वहाँ पर फ्यूल के लिए अच्छी लकड़ी मिले, जहाँ अपन को फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए तो वो तुरंत और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिले। तो मनुष्य तथा पशुओं के लिए फल और चारे के अपने रेफरेंस में खाने योग्य जो स्पीसीज का सिलेक्शन, जैसे सोशल रिक्वायरमेंट को साइंटिफिक ढंग से तय करने के संदर्भ में अभी रिसर्च किया जाना है। क्योंकि जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो इमारती लकड़ी का उत्पादन मात्र नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री की जो गतिविधियों के विस्तार के संदर्भ में हम अनुसंधान का सुदृढ़ आधार तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो निम्न कार्यक्रम हैं जिनको अपना कर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको विस्तार कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, सोशल फॉरेस्ट्री में। जैसे कि हम ग्रामवासियों को इस बात की शिक्षा प्रदान करें कि बार बार काम में आने वाले या नष्ट न होने वाले और गैर व्यावसायिक पौधों की स्पीसीज और झाड़ियों का ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। यानी वो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो प्लांट है उसको ईंधन में न काम में लें, और घास फूस या झाड़ियाँ हैं उनको जलाकर काम में लें। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का उनको ट्रेनिंग दें, तथा जो फार्मर हैं उनको मुफ्त में बीज दें, अच्छी क्वालिटी का बीज दें उनको, जिससे कि वो आसानी से वो आपसे जुड़ पाएंगे, एवं और अच्छी क्वालिटी के उनको प्लांट दें जो वो आसानी से सुलभ प्रदान किए जाएं, कोई तरह की उनको समस्या ना हो, उनको ले जाकर वो अपने खेत में लगा सके, और जिससे कि उनका प्रोडक्शंस और क्वालिटी में बेहतर सुधार हो। और जो फार्मर को एग्रीकल्चर के मुकाबले जो बागवानी के लिए अधिक भूमि इस्तेमाल में लाने की शिक्षा देना चाहिए, कि आप जो फूड स्टफ यानी कि जो खेती करके जो एग्रीकल्चर करते हो, जहाँ अनाज उगाते हो, उसकी बजाय आप जो गार्डनिंग के लिए अपनी भूमि को ज़्यादा इस्तेमाल लें, जिससे कि वहाँ पर अच्छे से आपको जो प्रोडक्शन होगा, आपकी इकोनॉमी के लिए आप सुदृढ़ होंगे। और फार्मर को जो बेकार पड़ी हुई भूमि है उसको अधिक से अधिक प्लांटेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए, कि यह जो लैंड है इसमें अच्छी क्वालिटी के प्लांट लगाएं, जो प्लांट आगे जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन दें, और आपकी जो बेकार पड़ी जो वेस्ट लैंड है उसका भी यूज हो सके। आग और जो अपन ग्रेजिंग से वनों की
प्रोटेक्शन के बारे में लोग को जानकारी दें कि हम जो अपने पशुओं को चराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हैं वहाँ कितनी वन संपदा को नुकसान करते हैं, खाते कम हैं नुकसान ज़्यादा करते हैं, उस चीज़ को उनको अवगत कराएं। बहुत अज्ञानतावश वहाँ पर आग लगा देते हैं या आग की जो क्रिया होती है उससे कितना नुकसान होता है उसके बारे में हम उनको समझाएं कि कितना जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान होता है, कितना फ्लोरा और फौना वहाँ जलकर भस्म हो जाता है। तो उसकी हम उनको बारे में उनको शिक्षा दें। किसानों को इस बात की शिक्षा देना कि वे अधिक चारा खाने वाले जो कैटल हैं उनके स्थान पर कम चारा खाने वाले और अधिक दूध देने वाले जो कैटल्स का पालन करें। यानी कि वो ऐसे पशुओं को पालें जो कम खाद्यान्न काम में लें, जो कम भोजन खाएं और अधिक पैदावार दें। जैसे वन महोत्सव या वृक्षारोपण दिवस जैसे विस्तार कार्यक्रम में आम लोगों विशेषकर युवकों और बच्चों को शामिल करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि युवक और बच्चा उसमें यदि अब भाग लेगा तो वह आगे चल कर के भावी नागरिक बनेगा और वो अपनी जो शिक्षा है उसके द्वारा एक प्रभावी ढंग से एक अच्छा किसान, एक सभ्य नागरिक और एक अच्छा शिक्षक वो बन पाएगा, जिससे कि वह आम जन को उन चीज़ों को पहुंचाने में एक अपन को सहूलियत मिलेगी और यह जो प्रोजेक्ट है वह कारगर उसको सफलता मिलेगी।